डिफिशियंसी से क्या होगा, कितनी डेली जो आरडीए है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें एक जगह, बल्कि नोट करते जाइएगा किसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। अब न्यूट्रिएंट्स इन डाइट में जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली दो ही चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा जाते हैं, एक तो क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, दूसरे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, जो बल्क में हमारा जो डाइट का एक हिस्सा होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स विच फॉर्म द बल्क ऑफ द डाइट। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन ही होते हैं, देखिए तीन ही होते हैं। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यही तीनों मिला के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिनको हम प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ द डाइट, इन्हीं तीनों से मिलके बनती है। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं जो बहुत छोटी सी स्मॉल क्वांटिटीज में जिनकी जरूरत पड़ती है। अब मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन में, वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी जरूरत पड़ती है हर किसी को। कुछ और है ट्रेस एलिमेंट्स, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल, टिन, ये सब है। ये क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट्स है, माइक्रोग्राम में इनकी जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम कहते हैं कंटेनमेंट्स, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के साथ, अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रो हो या मिनरल्स, इन्हीं के साथ वो भी मिले हुए बॉडी में चले जाते हैं, जो बजाय फायदा देने के वो क्या है, वो नुकसानदायक है। मतलब उनकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पहुंचते रहते हैं, और जब थोड़े थोड़े करके पहुंचते रहते हैं तो एक वक्त पे जब वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फिर वो कोई डिजीज काज कर देते हैं। उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कंटेनमेंट काज करते हैं, ट्रेस कंटेनमेंट्स। नो नोन फंक्शन इन द बॉडी, लाइक लेड है, मरकरी, बेरियम, बोरान एंड एल्यूमिनियम, ये जो है ये ट्रेस कंटेनमेंट्स, इनका कोई बॉडी में फंक्शन नहीं कि ये बॉडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करेंगे, या इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे कोई नुकसान होगा, नहीं, बल्कि ये क्या, ये हार्मफुल है। अब कुछ वक्त तक लीड का एक्सपोजर हो जाए तो इससे लीड के जो डिजीज है वो शुरू हो जाती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज टाइप। मरकरी के एक्सपोजर है, इससे एक मिनीमाटा बे डिजीज, आपने नाम सुना होगा, वो मरकरी के एक्सपोजर से होती थी। लोग क्या करते थे, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ले रहे थे, क्या, फिश ले रहे थे, और मिनीमाटा बे जो है जापान में जगह थी, तो वहाँ क्या पूरा मरकरी से वो पानी जो था, वो मरकरी वहाँ बहुत ज्यादा थी, तो वो फिश के अंदर भी मरकरी थे, और लोगों ने कंज्यूम किया, तो धीरे धीरे कंज्यूम करते करते वो जब बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई, फिर वो डिजीज काज कर दी उसने। बेरियम है, बोरान, एल्युमिनियम, ये भी क्या है, ये कंटेनमेंट है, इनकी जरूरत हमें नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है, एक सवाल ये उठता है कि बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट, उसमें किसका कितना पार्ट होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट में यही जो आपके, ये बताइए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही सर है। आ रही है। नहीं, किसी का मैसेज आया था, आवाज नहीं आ रही, हो सकता है अपना माइक चेक कर लीजिए, है ना। ठीक है, बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट में किसका कितना पोर्शन होना चाहिए, हाँ, यही जो आपके ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, यही बल्क बनाते हैं किसका, बैलेंस डाइट का। तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये कि प्रोटीन कितनी होनी चाहिए बैलेंस डाइट में। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर हमारे इसमें। तो डॉक्टर सिर्फ आपको ही ये दिक्कत है ना, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करवाइए, बाकी लोगों को आ रहा है ना। जी सर आ रही है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट में किसका कितना पोर्शन होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट, यही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यही बल्क बनाते हैं बैलेंस डाइट। तो कहा जाता है कि प्रोटीन, प्रोटीन जो टोटल डेली एनर्जी इंटेक है हमारा, टोटल डेली एनर्जी इंटेक, उसका जो 10 to 15% है, कितना, 10 to 15%, 10 से 15%, 10 से 15, 10 to 15% ऑफ टोटल डेली एनर्जी इंटेक, आप टोटल डेली एनर्जी इंटेक 10 to 15%, 10 से 15% ये होना चाहिए प्रोटीन। फैट कितना होना चाहिए, इसी का जस्ट डबल कर दीजिए, यहाँ से उठाइए,
15 to 30 कर दीजिए। फैट को कितना करिए? 15 to 30%। 15 to 30% टोटल डेली एनर्जी इंटेक होना चाहिए क्या? फैट। अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना? 50 से 70% बच जाता है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है 50 to 70% का, ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए टोटल डेली एनर्जी इंटेक का। ये जब मिला के ये तीनों 10 to 15%, 15 to 30% एंड 50 to 70%, यही जो है ये बैलेंस डाइट बनाती है। अब ये तो चीज हो गई, चलिए बैलेंस डाइट। अब हम किसकी बात करते हैं? एनर्जी इनटेक की। तो अब ये कि किससे कितनी एनर्जी मिलेगी हमको इन्हीं बैलेंस डाइट में, किससे कितनी एनर्जी मिलेगी आपको। लाइक कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। अब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब इनका एनर्जी कितना यील्ड होगी, कितनी एनर्जी ये देंगे पर ग्राम? कार्बोहाइड्रेट की बात करें अगर, तो 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता है ये? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी यील्ड करता है, यानी इतनी एनर्जी देता है बॉडी में जाने के बाद। फैट फैट भी सेम अमाउंट में देती है, यानी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब प्रोटीन का कितना हो जाता है? प्रोटीन का 9 हो जाता है। प्रोटीन का कितना होता है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देती है प्रोटीन। तो फैट 4 किलो कैलोरी, सॉरी हाँ फैट भी 4 है, सर फैट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है। नहीं नहीं, 9 फैट। 9 जो है वो प्रोटीन के लिए है। फैट और कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी जो यील्ड है वो दोनों सेम होता है। लेकिन जब बात ये होती है कि बॉडी में सबसे पहले एनर्जी देगा कौन? वो कार्बोहाइड्रेट देता है, फिर फैट यूज होता है, और सबसे एंड में क्या यूज होती है? प्रोटीन। इनका कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो एनर्जी यील्ड है, मतलब पर ग्राम कितनी एनर्जी ये देंगे बॉडी में जाने को, जब तो आप बात करिए 4 किलो कैलोरी, दोनों को याद करके रख लीजिए। और अगर किलो जूल में कोई पूछे, मान लीजिए किलो कैलोरी ना पूछ के वो किस में पूछे? जूल। एनर्जी की एक वो भी तो यूनिट है जूल। तो जूल में अगर कोई पूछे तो इन दोनों का, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों 17 किलो जूल देते हैं। 17 किलो जूल एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट पर ग्राम के हिसाब से। अब प्रोटीन को ले लीजिए। प्रोटीन यहाँ पे कितना था? 9 किलो कैलोरी था। तो जब किलो जूल जूल में हम बात करेंगे तो अराउंड 37 किलो जूल आ जाता है। 37 किलो जूल पर ग्राम, ये इनका एनर्जी यील्ड है। अब जाके इसको बुक में देखिएगा, सेम एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ होगा। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, फैट भी 4 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन 9 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से। इनका ये एनर्जी यील्ड है बॉडी में, ये इतना एनर्जी देती है पर ग्राम के हिसाब से। किलो जूल में 17 है दोनों का, और प्रोटीन का 37 किलो जूल का। अब जो बैलेंस डाइट में जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से जो पार्ट ले रहे थे हिस्सा, प्रोटीन 10 to 15%, फैट 15 to 30% एंड कार्बोहाइड्रेट 50 to 70% ऑफ टोटल डेली एनर्जी इंटेक, ये इतना होना चाहिए इनका रेशियो। तो ये चीजें हो गई। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने देख लिया क्या क्या था। अब इसके बाद ये आता है कि रिकमेंडेड डेली एनर्जी इंटेक और प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। अब ये कि एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल या इन्फेंट्स में डेली का जो रिकमेंडेड एनर्जी इंटेक और प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, एडल्ट मेल की बात कर लीजिए। आप पहले किसको लेंगे? हम मेल को। मेल में सिडेंट्री वर्कर, यानी हल्का फुल्का काम करने वाला, एकदम आरामदायक जिंदगी गुजारने वाला, आराम पसंद आदमी है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल उसकी है, तो एडल्ट उसको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी पर डे? उसको जो एनर्जी की जरूरत होती है, सेडेंट्री वर्कर, एडल्ट मेल में हम सेडेंट्री वर्कर की बात करें तो 2320, कितना? 2320। चलिए देख लीजिए।
2320 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है सीडेंट्री वर्कर के लिए। सीडेंट्री वर्कर के लिए मॉडरेट वर्कर है मेल, जो ठीक ठाक काम करता है डेली, तो अगर मॉडरेट वर्कर है तो उसमें उसको जरूरत पड़ेगी 2730, 2730 किलो कैलोरी पर डे उसकी जरूरत पड़ती। एंड हैवी वर्कर, लेबर क्लास का जो आदमी है, उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 3490 किलो कैलोरी पर डे। ये इस तरीके से। अब प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन कितना कितना चाहिए? देखिए, जो रिफरेंस मैन है हिंदुस्तान में, इंडिया में जो रिफरेंस है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 60 केजी का आदमी जो है वो रिफरेंस मैन माना जाता है इंडिया में, और वोमेन 55 केजी। तो प्रोटीन ये कहा जाता है कि एडल्ट मैन को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मिलनी चाहिए, सफिशियंट है। तो उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि हम रिफरेंस मैन कितना ले रहे हैं, 60 केजी का ले रहे हैं, तो सबको जो प्रोटीन की जरूरत है वो 60 ग्राम पर डे, 60 ग्राम पर डे, 60 ग्राम पर डे सबको, एडल्ट मेल को सबको दी जानी चाहिए, प्रोटीन मिलनी चाहिए। ये रिकमेंडेड डेली एनर्जी इंटेक और प्रोटीन इंटेक है। अब जरूरी नहीं कि इतना सबको मिल रहा हो, बट रिकमेंडेड यही। अब फीमेल की बात करिए, एडल्ट फीमेल सीडेंट्री वर्कर है तो उसको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 1900 किलो कैलोरी, 1900 किलो कैलोरी। मॉडरेट वर्कर है 2230, मतलब 2230 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती। हैवी वर्कर बहुत ज्यादा काम करने वाले तो 2830, 2830। ये तो इनका इतना हो गया। अब यहाँ से अब जोड़ने घटाने की बात आ रही है, ये तो याद हो जाएगा, चलिए ठीक है। प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एनर्जी की हो जाती है? प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट? हाँ, 350। यहाँ प्लस लगा के 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन हमने बात की थी, रिफरेंस वोमेन का जो वेट होता है अपने इंडिया में वो 55 केजी माना जाता है, तो प्रोटीन जो हम देंगे इन तीनों ही कंडीशन में वो 55 ग्राम देंगे, ठीक, 55 ग्राम देंगे। अब प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी आपने ऐड कर दिया, तो प्रोटीन कितना एक्स्ट्रा चाहिए उसको? 23 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए प्रोटीन प्रेगनेंसी में। अब लैक्टेटिंग वोमेन है, 0 to 6 मंथ का एज है, मान लीजिए बच्चे की लैक्टेशन हो रहा है, इसमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? तो अब यहाँ पे एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 600 किलो कैलोरी बढ़ जाएगी। लेकिन एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घट रही है। यहाँ 23 ग्राम एक्स्ट्रा हम दे रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ 19 ग्राम चाहिए, यहाँ पे प्लस 19 ग्राम। अब लैक्टेशन और बढ़ गया, मतलब 6 मंथ से 12 मंथ तक अब ये वाला पीरियड है। तो ऐसे में क्या होता है, अब यहाँ बच्चे जो है ना थोड़ा बहुत क्या करती हैं फीमेल, ज्यादातर क्या दूसरे उस पे ले आती हैं, काऊ मिल्क पे या दूसरे मिल्क पे, तो लैक्टेशन कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या एनर्जी की जरूरत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। या अगर मान लीजिए एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ये कहा जाता है कि अप टू 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। तो अब 6 to 12 मंथ है, तो यहाँ पे जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो +520, अब 520 किलो कैलोरी की और जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। और प्रोटीन प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो 13 ग्राम पर डे, 13 ग्राम पर डे। अब बच्चों की बात करिए, 0 से 6 मंथ वाले इन्फेंट, इनको कितना चाहिए? तो यहाँ पे अब ये बच्चे क्या है, इनको अलग तरीके से आप काउंट करेंगे, इनको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अभी तक हम क्या दे रहे, पर डे दे रहे थे, लेकिन अब कैसे देंगे, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। तो 0 to 6 मंथ में 92 92 देंगे पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 92 किलो कैलोरी चाहिए 0 to 6 मंथ के इन्फेंट्स को। एंड 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स को कितना चाहिए? 80 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, इस हिसाब से इनको चाहिए बच्चों को। अब प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, तो 1.16 ग्राम चाहिए इनको पर केजी बॉडी वेट।
ये तो था 0 to 6 मंथ के लिए, एंड 6 to 12 मंथ के लिए अब प्रोटीन इंटेक इनको ज्यादा चाहिए। इनका हो जाता है 1.69, रफली अगर कहें तो 1.7। ये इनकी जरूरत है एनर्जी और प्रोटीन की। ये रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड है कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि सबको इतना मिल रहा होगा, इतना ये जरूरी नहीं है। ठीक। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ एक चीज और देख लीजिएगा। जो रिफरेंस हम बात कर रहे थे मैन और वुमेन का रिफरेंस, तो लेते कैसे हैं, किस एज ग्रुप को हम रिफरेंस में लेते हैं। तो जो एज ग्रुप होता है ना, चाहे मेल का या फीमेल का, वो होता है 18 to 29 ईयर्स। 18 to 29 ईयर्स मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए एज ग्रुप जो है वो सेम है। तो रेफरेंस में जब वेट की बात करते हैं कि एक रेफरेंस इंडियन मेल मैन, मतलब मेल का कितना वेट होना चाहिए, तो 60 kg, एंड फीमेल का 55 kg वेट। हाइट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल, जो रेफरेंस हाइट हम यूज करेंगे, तो मेल्स के लिए 1.73 मीटर और फीमेल्स के लिए 1.61, कितना 1.61 मीटर। ये तो है। अब बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कितना होना चाहिए, इनका यहाँ पे लिख देते हैं। बीएमआई मेल्स का और फीमेल्स का कितना होना चाहिए बीएमआई, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मेल का बीएमआई जो है रिफरेंस में कितना आना चाहिए 20.3, एंड फीमेल का 21.2, ये चीज ज्यादा फीमेल्स में रखी गई। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए 21.2 रेफरेंस वुमेन का, और मैन का 20.3, ये रेफरेंस वालों के लिए। और कुछ अदर फीचर्स भी इसमें दिए गए रेफरेंस के लिए, ये था कि वो फ्री फ्रॉम डिजीज हो, उसको कोई डिजीज नहीं हो, एक्टिव वर्क करने के लिए फिट हो। अब वो 8 आवर्स का ऑक्यूपेशन, अगर वो कोई काम कर ऑक्यूपेशन, तो एटलीस्ट वो 8 घंटे आराम से उसमें ड्यूटी कर सके, काम कर सके, और 8 घंटे की वो अच्छी नींद ले सके, और 2 घंटे कम से कम वो वॉकिंग करे। ये सब क्या अलग से क्राइटेरिया दिए गए थे रेफरेंस मैन और वुमेन के लिए। ठीक। रेफरेंस मैन और वुमेन के लिए ये सब अलग से क्राइटेरिया दिए गए थे। अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक चीज तो ये है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है। ये जो होता है ना, इसको मीन और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया था कि कम से कम जो 97.5% पॉपुलेशन है उनको इतनी जो रिक्वायरमेंट है वो कवर हो जाए। अब आरडीए आप लोग देखे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो पीछे वो आरडीए लिखा रहता है, 5% ऑफ आरडीए, 10% ऑफ आरडीए। दैट मीन्स कि जो चीज चाहिए, लाइक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन का आरडीए निकाल के दिया गया कि इतना हमें मिले। अब आरडीए में क्या मिला था रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में, कि एटलीस्ट एक एडल्ट मैन के लिए 1 ग्राम%, है ना, यही 1 ग्राम/kg इतना होना चाहिए, तो यही तो था। अब आरडीए क्या है, सेफ लेवल ऑफ इंटेक विच इज लाइकली टू बी इनएडिक्वेट इन नॉट मोर देन 2। अब ये कि जो आरडीए हम दे रहे हैं वो 97.5% पॉपुलेशन के लिए तो एडिक्वेट है, एडिक्वेट है, लेकिन 2.5% पॉपुलेशन के लिए एडिक्वेट नहीं भी हो सकती है, उनको हो सकता है ज्यादा जरूरत पड़े। लाइक इसमें प्रेगनेंसी में अलग जरूरत हो रही है, एडोलसेंस में अलग जरूरत हो रही है। रिफरेंस मैन और वुमेन के लिए ये निकाल के दिया गया इन नॉर्मल कंडीशंस में आरडीए जो होता है। अब ये कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका पैनल आरडीए को डिसाइड करता है, क्या करता है, आरडीए को डिसाइड करता है। अब आरडीए के बारे में बस यही कि ये क्या है, आरडीए इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जो एवरेज रिक्वायरमेंट होती है उसी के बेस पे इसको एस्टिमेट किया जाता है। और एनर्जी की जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी में आरडीए नहीं यूज होता, बल्कि एवरेज रिक्वायरमेंट जो होती है उसी को हम आरडीए मान लेते हैं एनर्जी में। ये आरडीए की डिफिनेशन थी। अब ये देखिए रेफरेंस इंडियन मैन और रेफरेंस इंडियन वुमेन, इसके बारे में मैं बता चुका एक बार। एज हमने जो लिया था, क्या लिया था 18 to 29 ईयर्स का, दोनों जगह। 18 to 29 ईयर्स की एज ली थी। वेट कितना था मैन का 60 और इनका 55। हाइट कितनी थी, हाइट 1.71,
1.73 मीटर मेल की, और इसकी 1.61 मीटर फीमेल्स के लिए थी। बीएमआई कितना होना चाहिए था? 20.3 एंड 21.2। ये तो था नॉर्मल रेफरेंस जो इंडियन मैन और इंडियन वुमेन के लिए था। ये क्राइटेरिया रखा गया था इसमें। अदर फीचर्स में वही बताया था मैंने, फ्री फ्रॉम डिजीज, उसको कोई डिजीज ना हो, एक्टिव हो, एक्टिव वर्क के लिए वो फिट हो। इसके अलावा 8 घंटे का वो अपना काम कर सके, 8 घंटे सो सके, 2 घंटे चहलकदमी कर सके, ये सब चीजें इसमें दी थी अदर्स क्राइटेरिया में। अदर्स क्राइटेरिया में यही सब दिया हुआ था। अब इसके बाद ये तो रेफरेंस हो गया। अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बनती है? प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड से, ठीक। तो प्रोटीन की यूनिट अगर पूछे क्या है, तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन के अमीनो एसिड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, एक चीज तो ये होती है, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पर 100 ग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें, किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन जो पाई जाती है 43 ग्राम पाई जाती है पर 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सोयाबीन कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें उसको कितना प्रोटीन मिलेगी? 43 ग्राम मिलती है। कितना? 43 ग्राम। इसके बाद जो पल्सेज होती हैं, पल्सेज यानी दाल, इसमें कितना प्रोटीन मिलता है? 22 to 25, अलग अलग किस्म की दालें हैं, तो इसलिए 22 to 25 ग्राम पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम सब में लगेगा। पल्सेस के लिए है। फिश, मछली अगर कोई यूज, फिश के लिए कितना है? 21 ग्राम पर 100 ग्राम। मीट, मीट के लिए 20 ग्राम। अब कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है मीट के लिए। अब ये जो मीट होगा, अब ये रेड मीट है, 20 ग्राम पर 100 ग्राम। अच्छा, अंडे में कितनी वो होती है? अंडे में कितनी प्रोटीन होती है, इसका सबको पता होगा। और ये रेफरेंस प्रोटीन भी हेन एक को मानते हैं। 6 ग्राम। 6 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, वो तो सही था। ऑन एवरेज 6 ग्राम होती है पर एग। लेकिन एक एग में, 100 ग्राम एग में, अगर 100 ग्राम एग की बात आप करिए, तो वहां पे 13 ग्राम प्रोटीन आपको मिले। 13 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एग। अब एग किसका है? हेन का है, मुर्गी का अंडा है, बतख का नहीं है। चलिए, चावल में, राइस, अगर 100 ग्राम राइस कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसको जो 7 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ये इसका ये है। इसमें खाली ये याद करना है कि हाईएस्ट अमाउंट जो है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? सोयाबीन में, 43 ग्राम। और अक्सर ना एग का पूछ लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन जो है वो एग प्रोटीन होती है। ये रेफरेंस प्रोटीन है, एग प्रोटीन। 13 ग्राम पर 100 ग्राम इसमें, यानी 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। अब एक टर्म आता है अक्सर, प्रोटीन एनर्जी रेशियो। ये क्या है? जो प्रोटीन की क्वांटिटी है, प्रोटीन की क्वांटिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है? इसी से, प्रोटीन एनर्जी रेशियो से करते हैं। ठीक है। अब इसके माने क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी रेशियो का परसेंट जब हम निकालते हैं, तो एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन अपॉन टोटल एनर्जी इंडेक्स। हमने कोई डाइट खाई, तो कोई डाइट ली, तो उसमें जितनी हमको एनर्जी मिली है, उसका कितना पोर्शन जो है हमें सिर्फ प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है, इसी को कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी रेशियो। मतलब एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन अपॉन टोटल एनर्जी इन डाइट इनटू 100। अब जो रिकमेंडेशन है, दैट प्रोटीन शुड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ टोटल डाइटरी एनर्जी।
यहाँ पे कितना है, 15 to 20% ऑफ टोटल डेली एनर्जी इनटेक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल एनर्जी जो हम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए हमको, मैक्सिमम जो है 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और, अगर प्रोटीन एनर्जी रेशियो, यही पीई रेशियो लेस देन 4% का है, लेस देन 4% का है, देन द सब्जेक्ट विल बी अनएबल टू ईट एनफ टू सेटिस्फाई प्रोटीन। उसको कितना भी आप खिला दीजिए उसके बाद, तो उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, अगर प्रोटीन एनर्जी रेशियो लेस देन 4% का है, यानी प्रोटीन वो नहीं ले पा रहा है। एनर्जी तो मिल रही है उसके, लेकिन प्रोटीन क्या है, वो नहीं ले पा रहा है। हो सकता है फैट से या कार्बोहाइड्रेट से ही सिर्फ ले रहा, तो ऐसे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब कुछ ग्रुप हैं, इनमें पीई रेशियो कितना होना चाहिए, रिकमेंडेशन जो होती है, ये सब रिकमेंडेड होते हैं। रिफरेंस एडल्ट मैन का वेट कितना होता है, 60 kg, इसका पीई रेशियो कितना होना चाहिए, तो ओवरऑल जो होना चाहिए 8.3% का होना चाहिए प्रोटीन एनर्जी रेशियो, एक रेफरेंस एडल्ट मैन का। एडल्ट वोमेन का कितना होना चाहिए, है तो इसका 55 वेट, इसका होता है 9.1%। प्रेग्नेंट वोमेन है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो इसका पीई रेशियो बताया गया कि 10.4% का होना चाहिए। एंड लैक्टेटिंग वोमेन, यहाँ पे और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, 10.9%, 10.9। एडोलसेंट बॉयज 16 to 18 ईयर्स के, 16 से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं, उनको कितनी जरूरत पड़ती है, 11.4%, और गर्ल्स को 11.7%, उसी सेम एज ग्रुप में 11.7%। ये इसका पीई रेशियो जो रिकमेंडेड है कि इतना मिलना चाहिए। अब कुछ डाइट के आइटम है, फूड आइटम्स हैं, इनमें कितना होता है पीई रेशियो, किलो कैलोरी के हिसाब से इसको हम निकालते हैं, किलो कैलोरी के। अब फिश है, मछली है, इसका जो पीई रेशियो होता है, यानी इसका जो प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो निकलता है उसका 80% निकलता है इसमें। कितना निकलता है मछली में, 80%। जो काउ मिल्क है, काउ मिल्क उसमें 20%। दाल यानी पल्सेस में 24% है। राइस चावल में 8% का पीई रेशियो इसका होता है, सिर्फ इनका है फूड आइटम्स का इंडिविजुअल। अब प्रोटीन क्वालिटी को असेस कैसे करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, सिर्फ नाम याद रखिएगा। एक नाम इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है हमेशा के लिए, उसमें ये जो है DIAAS, कि हम प्रोटीन का जो क्वालिटी उसको कैसे असेस करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है या बैड क्वालिटी का है। तो उसमें ये डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड स्कोर, ये जो है DIAAS, इसको याद रखें। इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि यही जो DIAAS है ये सबसे बेस्ट है। इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, पहले इससे होता था प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, PDCAAS, इससे इसको रिप्लेस किया गया। अब ये कहा गया कि जो DIAAS है ये सबसे प्रिफर्ड मेथड होना चाहिए टू मेजर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया वो यही है, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड स्कोर, DIAAS। इसके अलावा अमाइनो एसिड स्कोर ये भी एक यूज होता है, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो ये भी यूज होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड ये पहले यूज होता था, ये बेस्ट माना जाता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया। एक आता है बायोलॉजिकल वैल्यू, ये भी यूज है कि किस प्रोटीन की कितनी बायोलॉजिकल वैल्यू है। उस हिसाब से अगर देखें तो एक थर्ड आता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा NPU। ये भी क्या है, प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU, is the proportion of ingested proteins that is retained in the body under specified conditions for the maintenance and growth of the tissues। मतलब जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उनमें से उसका कितना पोर्शन, कितना हिस्सा बॉडी के अंदर रिटेन हो जाए, यानी दैट मीन्स एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है।
उसी हिसाब से इसको निकाला गया। तो अगर प्रोटीन क्वालिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन को हम मानते हैं कि वो 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की इक्विवेलेंट होगा। ये चीज याद रखिएगा, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्विवेलेंट टू 6.25 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बात क्या है, एनपीयू इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन क्वालिटी फॉर रिकमेंडिंग द डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब किसी को मान लीजिए कोई डाइट मॉडिफाई करा रहा है, जिम जाने वाला उसका अपना अलग डाइट प्लान है, लैक्टेटिंग वुमेन है उसका अलग डाइट प्लान है, कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाला उसका अलग डाइट प्लान है, वेट लॉस का अलग डाइट प्लान। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है कि कौन से जो फूड आइटम्स है उनका एनपीयू कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से डाइट को रिकमेंड किया जाता है। तो अब अगर कोई ये बात, इतने सारे मेथड्स आपको दे दे, एक तो ये पूछे कि सबसे अच्छा मेथड क्या है प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करने के लिए, तो दैट इज DIAAS। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसी को अगर आप डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए आप डाइट रिकमेंड कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोटीन की क्वालिटी, तब यहाँ पे हम यूज करेंगे एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। सबका अलग अलग है। मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम एनपीयू जो होता है वो हेन एग का होता है। इसका जो होता है 96 होता है एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। अब अगर एनपीयू इसका 96 है, लेकिन एग क्या है, रेफरेंस प्रोटीन है। एग क्या है, रेफरेंस प्रोटीन है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एग का एनपीयू जो है वो 100% रहेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 96 है तो ठीक है, अदरवाइज अगर एग के लिए एनपीयू 100% भी कहीं आपको ऑप्शन में मिल रहा है, 96 नहीं है, तो आप 100% करेक्ट मार दीजिए। क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस प्रोटीन 96 है, लेकिन ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इसका एनपीयू जो है वो 100% है। सबसे बेस्ट प्रोटीन एग प्रोटीन को मानते हैं। इसके अलावा जैसे मिल्क में प्रोटीन जो आती है, उसका एनपीयू होता है अराउंड 81। उसका एनपीयू जो होता है 81 के करीब होता है। मीट 79 है, फिश का 77 होता है। जो लोवेस्ट सबसे कम जो एनपीयू होता है वो पल्सेस का होता है। पल्सेस का होता है 45 to 50। क्यों, क्योंकि पल्सेस में जो है ना एक टर्म आता है लिमिटिंग अमीनो एसिड्स का। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स का मतलब ये होता है जो उस उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन बनती है वो मल्टीपल अमीनो एसिड, अराउंड 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो उसमें एक दो अगर नहीं है अमीनो एसिड तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो, डिफिशियंट होती हैं वो। तो ज्यादातर पल्सेस में एक आध जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिफिशियंट होती हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है लिमिटिंग अमीनो एसिड। इसलिए इनका एनपीयू सबसे कम होता है पल्सेस का। मतलब बीच में और है, जैसे राइस का 65 है, सोयाबीन का 55 है, व्हीट का 51 है, बट वो चीज ठीक है, वो ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने फूड की बात की थी, कुछ में लिमिटिंग अमीनो एसिड्स की बात हमने की थी। हाँ, तो लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या है, मोस्ट डिफिशियंट इन प्रोटीन्स ऑफ ए फूड आइटम। इनको हम कहते हैं क्या, लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। मतलब ये डिफिशियंट है उनके, हम कितना भी खिला दीजिए। अब मैं कहूँ कि आप मेज खाते रहो, मेज मक्का खाते रहो, जब उसमें ट्रिप्टोफैन है ही नहीं तो वो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मेज के लिए जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। अब इसी में फिर एक चीज और आती है, सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। इसको याद रखें, कहा जाता है कि जब कोई, मान लीजिए मेज की बात मैंने की थी, उसमें ट्रिप्टोफैन क्या है, एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है अमीनो एसिड। तो मेज के साथ कोई एक चीज और दे दिया जाए, तुम ये भी खाओ साथ में, तो वो उसको क्या करते हैं, जो ट्रिप्टोफैन यहाँ पे एब्सेंट था, इसमें नहीं था, वहां से वो उसको कवर हो जाता है, उसको मिल जाता है। तो जब सप्लीमेंट हम करते हैं इस तरीके से एक फूड के साथ दूसरे फूड को, ताकि उसका जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है दूसरे फूड से वो कवर हो जाए, तो ऐसे सप्लीमेंटेशन को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। Deficiency develops due to only consumption of a particular type of food item with limiting amino acids. Thus, two or more food items are eaten together so that their protein supplement one another. एक में कुछ कम था, एक में कुछ कम था, दोनों को हमने खा लिया तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया, सप्लीमेंट कर दिया। इसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तीन नाम बहुत यूज होते हैं, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं इससे। सीरियल्स, पल्सेस यानी दाल, और मेज, मेज मक्का।
अब इनमें लिमिटिंग अमीनो एसिड कौन सा होगा? सीरियल्स में क्या होता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग अमीनो एसिड इसमें होता है, इसमें थ्रियोनिन होता है। क्या हुआ? थ्रियोनिन। और कुछ हद तक लाइसिन भी होता है, लाइसिन। लेकिन कॉमन जो अमीनो एसिड है जो इसमें नहीं पाया जाता वो क्या है? वो थ्रियोनिन है। पल्सेस में, दाल में पी है, एम याद कर लिए, एम, पी एम, यानी मेथियोनिन। मेथियोनिन पल्सेस में, ये मेथियोनिन जो है ये लिमिटिंग अमीनो एसिड है, यानी ये इसमें डिफिशियंट है, इसमें कम है, नहीं पाई जाती है। और थोड़ा सा ये भी है कि सिस्टीन, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये बहुत लो अमाउंट में ये इसकी एक्शन डिफिशियंसी होती है। ज्यादा डिफिशियंसी किसकी है? सीरियल्स में थ्रेओनिन की है, पल्सेस में मेथियोनिन की है। अब मेज, मेज में क्या चीज एब्सेंट होता है? अभी हमने बात की थी, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एंड अप टू सम एक्सटेंट लाइसिन। ठीक, तो ये चीज है, इसको याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन ज्यादा याद होना चाहिए। हाँ, सीरियल्स में थ्रेओनिन, पल्सेस में मेथियोनिन और मेज में ट्रिप्टोफैन। ये क्या है? ये लिमिटिंग अमीनो से डिफिशियंट होते हैं, कितना भी आप खिला दीजिए नहीं मिलेगा। तो इन्हीं को सप्लीमेंट करने के लिए हम एक दूसरा कोई फूड आइटम और साथ में अगर लगा दें, तो उसके जो अमीनो एसिड हो सकता है उसके में ट्रिप्टोफैन हो या मेथियोनिन हो, वो क्या करेगा? यहाँ की डिफिशियंसी को पूरा कर देगा। तो इसी के एक्शन को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक। अब जो इसेंशियल अमीनो एसिड कितनी होती है? इसेंशियल की बात कर लीजिए, सिर्फ इसेंशियल की। 20। ना ना, वो तो टोटल अमीनो एसिड होती एक 9 13 होता है सर पूरा। है। कहीं 13 7। 7 देखिए, वैसे तो होता है ओरिजिनली में 8 होना चाहिए, 8। दो क्या होती है? सेमी एसेंशियल होती है, तो उन दोनों के जब हम ऐड कर देते हैं टोटल 10 हो जाती है essential amino acids which are not synthesized in the adequate amount in the human body। हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, बॉडी में सिंथेसिस इसकी नहीं होती। सो दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड इन डाइट फ्रॉम आउटसाइड। तो इसलिए इनको हम डाइट में बाहर से सप्लीमेंट करते हैं ताकि इनकी डिफिशियंसी ना होने सके, और प्रोटीन चेन जो बनती है वो बनती रहे, यानी मसल बनती रहे हमारी। तो इनको बाहर से हम सप्लीमेंट करते हैं, कैसे? डाइट की शक्ल में। इनको कहा जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आमतौर से 10 मानी गई है, 10। 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड। निमोनिक क्या है इसका? पीवीटी, टीम, हॉल। ऐसे पी से क्या है? फिनाइल एनालीन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन। हिस्टिडीन और अर्जिनिन जो है ये दोनों सेमी इसेंशियल में आती है, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन। ये हिस्टिडीन और अर्जिनिन जो है ये सेमी इसेंशियल में आती है। इसके अलावा ल्यूसीन एंड लाइसिन। टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। अब इन 10 में भी अगर कोई पूछे कि सेमी एसेंशियल कौन सी है, तो दो है, हिस्टिडीन और अर्जिनिन। ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी यूनिट ऑफ प्रोटीन अगर कोई पूछे तो क्या है? अमाइनो एसिड्स है। तो टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड कितनी हुई? 10 हुई। उसमें भी दो क्या है? सेमी एसेंशियल है, हिस्टिडीन और अर्जिनिन। अब एक टर्म है इसेंशियल फैटी एसिड्स का। इसेंशियल फैटी एसिड्स में दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने अक्सर पढ़ा होगा, अक्सर लोग कहते हैं ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। ठीक है, होती है, सब है। इसमें से कुछ इसेंशियल है, कुछ नॉन इसेंशियल होती है। तो पहले तो ये देखिए, इसेंशियल फैटी एसिड होती क्या है? अभी जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हुई थी, वैसे ही ये इसेंशियल फैटी एसिड है कि बॉडी जो हमारी है वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, इसलिए इसको इन द फॉर्म ऑफ डाइट हमें बाहर से देना है। तो क्या है? दोज दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज कंप्लीटली इन ह्यूमन बॉडी, दे कैन ओनली बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम द फूड। उनको फूड के जरिए, खाने के जरिए हमको बाहर से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करना है। ये तो ये हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल फैटिक एसिड होती है, लिनोलिक एसिड, इसको लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड जो है वो लिनोलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक बेस बनाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इसेंशियल फैटी। यानी अगर लिनोलिक एसिड है तो इसी से मिलके दूसरे इसेंशियल फैटी एसिड बनेंगे, या उनकी सिंथेसिस फिर बॉडी में होगी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड। अब अगर इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी हो रही है, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड कह लीजिए, वो इसेंशियल फैटी एसिड, इनकी डिफिशियंसी हो रही है, तो एक जो कंडीशन डेवलप होती है उसका नाम है फ्रेनोडर्मा। फ्रेनोडर्मा जिसको हम कहते हैं टोड स्किन। टोड स्किन का मतलब आपने मेढक की स्किन देखी होगी, खासतौर से वो मेढक जो पानी में नहीं रहते, ज्यादा खुश्की वाले मेढक जो होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत खुरदरी होती है, बहुत ज्यादा खुरदरी होती है, तो उसी को कहा जाता है टोड स्किन या फ्रेनोडर्मा। इसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी में ये कंडीशन डेवलप होती है फ्रेनोडर्मा की। क्या कैसे होती है, रफ रैश लाइक इरप्शंस ऑन बैक एंड साइड्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग, बैक एंड बटक। ये जो बॉडी के जो ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पे रफ बहुत खुरदरे रैशेस जो हैं वो निकल आते हैं, अपीयर हो जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। अब ये पूछे कि इसेंशियल फैटी एसिड सबसे कॉमन कौन सी है, वो लिनोलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक, तो बेसिकली आमतौर से जब हम कहते हैं दो ही तरीके के इसेंशियल फैटी एसिड हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या, वो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एंड ओमेगा 6, ये ओमेगा का निशान है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये दोनों क्या है, ये इसेंशियल फैटी एसिड है। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये किससे डिराइव होता है, किससे निकलता है या किससे बनता है? derived from omega 3 fatty acid is derived from alpha linoleic acid। ठीक, क्या अल्फा लिनोलिक एसिड से क्या बनता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। नाउ ओमेगा 6 फैटी एसिड ये किससे डिराइव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन लिनोलिक एसिड से। हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड किससे बना, अल्फा लिनोलिक एसिड से। ओमेगा 6 फैटी एसिड सिर्फ और सिर्फ लिनोलिक एसिड से, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड है। अब यहाँ से अगर आप देखिए, मान लीजिए इसका नाम ही ना दे, लिनोलिक एसिड या अल्फा लिनोलिक एसिड ना देखे, आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12 फैटी एसिड के नाम दे दिया जाए, इसमें पूछे कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड कौन सा, इसेंशियल फैटी एसिड, मान लीजिए यहीं पर ये लिख दिया जाए, ये सब खाली है। अब इन चारों में से आपसे कोई पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सी है, 6। अब ओमेगा 6, क्यों, क्योंकि लिनोलिक एसिड से डिराइव हो रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ रखा है क्या है, लिनोलिक एसिड है। ठीक, यहाँ तक तो ये चीज हो गई। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट थी, इसेंशियल फैटी एसिड थी। हाँ, एक नॉन इसेंशियल भी फैटी एसिड होती है फॉर ह्यूमन, वो है ओमेगा 9। ओमेगा 9 जो है ये नॉन इसेंशियल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है। ये ओमेगा 9 के बारे में याद रखिएगा, ये क्या है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन बींग, हमारे लिए ये नॉन इसेंशियल है। ये किससे बनती है, ये जो डिराइव होती है ये ओलिक एसिड से, किससे बनती है, ओलिक एसिड से, ओमेगा 9, ओमेगा 9। अब इसमें एक चीज ये तो हो गया, अर्लियर जो पहले इन्हीं इसेंशियल फैटी एसिड्स को, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये जो थी, इन जो ये जो फैटी एसिड्स थी इसेंशियल वाली, इनका एक नाम दिया गया था, विटामिन, कौन सी विटामिन दी गई थी, विटामिन एफ कहा जाता था, या विटामिन कह लीजिए, विटामिन एफ कहते थे इसको पहले। तो मान लीजिए, ध्यान में रखे रहिएगा, क्या पता कहीं कुछ कोई पूछ ले, तो विटामिन एफ कुछ और नहीं बल्कि क्या, यही इसेंशियल फैटी एसिड्स को कहा जाता था, विटामिन एफ। ठीक, ये तो ये चीज हो गई। अब ये कहा जाता है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो है ना, इनके अंदर एक टेंडेंसी है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये इनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को कुछ हद तक कम कर देती है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब एक चीज और देखिएगा, जो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का रेशियो कितना होना चाहिए बॉडी में। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो, तो सबसे अच्छी जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेगा 6 है। तो ये माना गया कि अगर 1:1 का रेशियो है तो भी ये अच्छा है, और अगर बहुत अच्छा लेना चाह रहे हैं तो हम 4:1 तक का रेशियो ले सकते हैं। 4:1 यानी ओमेगा 6 कितने पार्ट होना चाहिए, 4 पार्ट, एंड ओमेगा 3 1 पार्ट। ये एक आइडियल फैट की रेशियो है, आइडियल फैट का रेशियो। अब ये बताइए, जैसे हमने सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, लिनोलेइक एसिड। तो इसका सबसे सोर्स, सबसे कॉमन सोर्स, जहां सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, मोस्ट कॉमन सोर्स लिनोलेइक एसिड का, रिचेस्ट सोर्स कह लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा लिनोलिक एसिड पाई जाती है, क्या है, सनफ्लावर ऑयल। कितना, 73% तक लिनोलिक एसिड सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो रिचेस्ट सोर्स है वो सनफ्लावर ऑयल है। क्या है, सनफ्लावर ऑयल, अराउंड 56% तक। थर्ड जो है वो सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन ऑयल में कितना, 51%। ये तो हो गया लिनोलिक एसिड के लिए। एंड एराकिडोनिक एसिड, अब एक टर्म और आता है, एराकिडोनिक एसिड। इसका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो मीट और एग्स है। क्या है, मीट और एग्स, और कितना पाया जाता है, ओनली 0.5%, ओनली 0.5। इसके अलावा जो मिल्क में जो फैट होता है उसके थ्रू भी 0.5% तक मिलता है। एंड अब बात करते हैं लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड, इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो सोयाबीन ऑयल है। क्या है, सोयाबीन ऑयल, अप टू 7% तक इसमें ये चीज पाई जाती है। तो लिनोलिक एसिड का रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो सनफ्लावर ऑयल है, 73%। एंड लिनोलेनिक एसिड का सोयाबीन ऑयल, ये याद रखिए। अब अब ओवरऑल अगर कोई ये पूछे, इतने सारे ये आपके पास रहे कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड, सामने से देखिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड क्या थी, लिनोलिक एसिड थी। और सनफ्लावर ऑयल। हाँ, सनफ्लावर ऑयल में सबसे ज्यादा पाया भी जा रहा है, सनफ्लावर ऑयल में ये पाया जा रहा है सबसे ज्यादा। तो ये रिचेस्ट सोर्स हो गया, क्या हो गया, रिचेस्ट सोर्स हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। इसमें विटामिन ए के बारे में देखिएगा, इनका केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम, किस नाम से ये जाना जाता है इन जनरल, अगर हम बात करें केमिकली इसका क्या कंपाउंड होता है। इसके कई नाम होते हैं विटामिन ए के, अगर याद हो आपको। एक तो रेटिनॉल। 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 हाँ ठीक है, चलिए रेटिनॉल हो गया। सेकंड नाम क्या है इसका, रेटिनॉइड भी इसको कहते हैं। और थर्ड, क्योंकि बीटा कैरोटीन भी इसका एक वो है ना, बीटा कैरोटीन से भी विटामिन ए बनती है, तो कैरोटीनाइड। ठीक है, कैरोटीनाइड, ये इसका विटामिन ए का केमिकल नेम। डिफिशियंसी से होता क्या, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लीजिए इसका। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या कह लीजिए कि फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, डिजीज नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस को आप डिजीज मत लीजिए, बल्कि वो क्या है, वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है।
फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो विटामिन ए की डिफिशियंसी में डेवलप होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इस डिजीज का नाम जो है वो जीरोफ्थैल्मिया है। क्या है? जीरोफ्थैल्मिया है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल या रेटिनाइड जो। अब विटामिन बी 1 इसका नाम क्या है? थायमीन। थायमिन। थायमीन की डिफिशियंसी से दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं। एक तो बेरी बेरी, ठीक, बेरी बेरी एक डिजीज हो गई। दूसरी जो डिजीज है ना वो वर्निकेस कोरासॉफ साइकोसिस इसको कहते हैं। साइकोसिस, और ये वाली जो डिजीज है वर्निक्स कोरासॉफ साइकोसिस, ये ना क्रोनिक अल्कोहलिज्म में भी पाई जाती है। यही। इसके बाद बी 2, बी 2 का नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लेविन। ये जो केमिकल नेम है ना जो कॉमन, जैसे रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये याद होने चाहिए। राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो बस ए इधर लगा दीजिए पहले, ए राइबोफ्लेविनोसिस। ए राइबोफ्लेविनोसिस। बी 3 का नाम क्या है? निएसिन। बी 3 को हम क्या कहते हैं? निएसिन कहते हैं। निएसिन, इसकी डिफिशियंसी से सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो होती है वो क्या है? पेलेग्रा। लेगरा। हमने 3 Ds पढ़ा था, किसमें पाई जाती है 3 Ds? जिसमें 3 सिम्टम्स थे ना, डी से शुरू हो रहे थे, 3 Ds। पेलेग्रा में होता अरे 3 Ds बॉटुलिनम फूड पॉइजनिंग में, डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, था ना वहां पे। है। ये इसमें जो होता है, इसमें 4 Ds होता है। वो कहने का मतलब ये था कि पेलाग्रा में जो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे बाद में, ये है इंडिविजुअली, इसमें 4 Ds होता है। तो 3 Ds भी आपको याद कर लीजिए। बॉटुलिनम फूड पॉइजनिंग है, 4 Ds क्या है? पेलाग्रा, इसमें पाई जाती है। और 9 Ds जो है धतूरा पॉइजनिंग में पाई जाती है। तो ये डीज वाला चक्कर भी है। इसके बाद है बी 5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। क्या है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। बी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है बी 6 का? पायरिडोक्सिन। हाँ, पायरिडॉक्सिन, या कभी कभी इसको पायरिडॉक्साल भी कहा जाता है, लेकिन मेन नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बी 6 की डिफिशियंसी से एक ही डिजीज याद रखिएगा, एनीमिया। एनीमिया। बी 7 का क्या नाम है? बी 7 का कोई पूछे कि बी 7 को केमिकली हम किस नाम से जानते हैं? बायोटिन। यस, दिस इज बायोटिन। बायोटिन क्या है? बी 7। अब बायोटिन की डिफिशियंसी से होता क्या क्या है? एक तो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस एंड एंट्राइटिस। ठीक। बी 9 को क्या कहते हैं? हम फोलिक एसिड कहते हैं, फोलेट या फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से सबसे कॉमनली क्या होता है कि जो आरबीसीज है उनका मैचुरेशन नहीं हो पाता है। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से आरबीसीज का मैचुरेशन नहीं होता। तो जो आरबीसीज है वो मैच्योर नहीं होती, तो क्या उनकी साइज जो बड़ी की बड़ी रह जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, बच्चों में अगर फोलिक एसिड की कमी है, जैसे कहते हैं ना मदर को हम क्या देते हैं? आयरन और फोलिक एसिड दोनों देते हैं। मान लो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर आप दे रहे हैं तो आयरन और फोलिक एसिड दोनों दिया जाता है। तो वहां पे बच्चों की, स्पेशली बच्चों के लिए दिया जाता है ताकि उनके में डिफिशियंसी ना हो। उनके में अगर डिफिशियंसी हम रोक रहे हैं किस लिए? उनके में अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो कौन सी डिजीज होगी?
सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकते हैं हाँ, ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, एनटीडीज के लिए फोलिक एसिड वहां पे दीजिए। तो इसकी डिफिशियंसी से ये दो डिजीज बहुत कॉमन है। B12 साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन इसको कहते हैं। अब इसकी डिफिशियंसी से भी जाहिर सी बात है, जहां भी B12 है वहीं फोलिक एसिड भी है, तो यहाँ जो होगा वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डिफिशियंसी भी पता होगी। स्कर्वी। हाँ, देखिए आप लोग, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, स्कर्वी है ये, यहाँ पे लिखने में थोड़ा परेशानी ऊपर पता नहीं क्यों। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल या इर्गोकैल्सिफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? बी की रिकेट रिकेट्स। ऑस्टियोमैलेशिया। हाँ, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल। बच्चों में इसकी डिफिशियंसी से जो होता है ना, हेमोलाइटिक अनीमिया होती है। के का नाम क्या, कोई बताए? फाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन, या कभी कभी इसको ना मेनोडाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बच्चों में क्या हेमोरेजिक डिजीज काज करती है अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो। अब जो पहली जो हमारी है वो क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए में क्या था? रेटिनॉल। रेटिनॉल का कितना, अगर हम बात करें सिर्फ रेटिनॉल की, रेटिनॉल की आप बात करिए, विटामिन ए को अभी किनारे रख दीजिए, सिर्फ रेटिनॉल। रेटिनॉल की रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट कितना है? एक एडल्ट मैन अगर है, तो इसकी जो रिकमेंडेड, रेटिनॉल की बात करिए अभी आप, रेटिनॉल कितना देना है डेली? माइक्रोग्राम में डोज देनी है, तो इसको याद रखिएगा, 600 माइक्रोग्राम पर डे। मैन के लिए भी है और यही सेम एडल्ट वुमेन के लिए भी है। अब प्रेगनेंसी में थोड़ी सी जरूरत बढ़ जाती है हर चीज की, इसकी भी। यहाँ पे प्रेगनेंसी में हो जाएगा 800 माइक्रोग्राम पर डे। एंड लैक्टेशन में ये और बढ़ गई, लैक्टेशन में ये पहुंच जाती है 950। 9, ये रेटिनॉल की बात हम कर रहे थे। अब इसके अलावा क्या है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, अगर बीटा कैरोटीन से आपको विटामिन ए सप्लीमेंट करना हो तो फिर कितना देंगे हम, उसकी डोज कितनी होगी? तो 8 टाइम्स ऑफ रेटिनॉल बीटा कैरोटीन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे 600 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत थी एडल्ट मैन को, 600 माइक्रोग्राम की जरूरत थी। तो अब बीटा कैरोटीन जो होगी 4800 माइक्रोग्राम। 4800, 8 से सब में मल्टीप्लाई करते जाइए, ये भी कितना है? 4800 है। प्रेगनेंसी में 8 इंटू 8 6400, 6400। और यहाँ पे जो होगा वो 7600। लैक्टेशन में 7600 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ रही है। एडल्ट की बात है सिर्फ यहाँ पे। अब बच्चों के लिए और दूसरों के लिए अलग अलग है। लाइक इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स 0 to 12 मंथ की एज के लिए इनको रेटिनॉल कितना चाहिए? 350 माइक्रोग्राम। 350 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। अब बीटा कैरोटीन
2800 माइक्रोग्राम, 2800 माइक्रोग्राम चाहिए। अब इसके अलावा अब और एज बढ़ा दिए 1 to 6 ईयर, चाइल्ड है 1 to 6 ईयर्स का, 1 से 6 साल का, यानी प्री स्कूल एज का। तो यहाँ पे जो इसको रेटिनॉल है वो 400 माइक्रोग्राम चाहिए, और बीटा कैरोटीन 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए 32 माइक्रोग्राम। और जो 7 to 12 ईयर्स में, 7 to 12, 7 से 12 साल के बच्चों का, यहाँ जो है वो 600 माइक्रोग्राम की जरूरत है, क्या, रेटिनॉल। और इसी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4800 की जरूरत पड़ जाएगी। तो जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं इनकी और एडल्ट की सेम है। इसके बाद कोई पूछे एडोलसेंट, सिर्फ क्या है, नाम ऑफ फर्क। एडोलसेंट का एज ग्रुप जो माना जाता है अपने यहाँ 13 to 19 ईयर, एडोलसेंट एज ग्रुप, इनकी भी जो रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 600 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। और बीटा कैरोटीन 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 टाइम्स ऑफ रेटिनॉल, 4800 माइक्रोग्राम वहां भी जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए, अभी इसी की बात चल रही थी। इसके बारे में हमने कहा था न्यूबॉर्न के लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कैसे देते हैं इसको, सबसे पहली डोज कब देते हैं, अब आप लोग बताएंगे। 9 मंथ। 9 तो मंथ 9 मंथ अलॉन्ग विथ मीजल्स, क्या डोज क्या होगी, कितना यूनिट देंगे, कितना यूनिट देते हैं। बिलो 1 ईयर 1 लाख। यूनिट की बात हम करेंगे तो देखिए 9 मंथ पे जब हम देते हैं मीजल्स के साथ, मीजल्स के साथ हम कब दे रहे हैं, 9 मंथ पे दे रहे हैं, तो यूनिट जो होती है वो 1 लाख यूनिट होती है पहली डोज की। उसके बाद क्या करते हैं, अप टू 5 ईयर तक हमको देना है, टोटल जो डोजेज होती हैं वो 9 डोजेज बनती हैं। पहली डोज को हटा दीजिए तो अब यहाँ से 8 डोज बन रही। अगली डोज आप कब देंगे, 18 मंथ से, फॉर योर कन्वीनियंस, 15 से 18 महीने में कभी भी दे सकते हैं आप, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको 18 महीने जोड़ लीजिए। आपने दूसरी डोज शुरू की कब, 18 मंथ पे, 2 लाख यूनिट आपने दी। अब 6 मंथ यहाँ से ऐड करते जाइए, 6 महीने हमने ऐड किया, 24 मंथ पे हमने दे दिया फिर 2 लाख। फिर 6 महीने ऐड करेंगे तो कितना, 30 मंथ पे, उसके बाद 36 मंथ पे, 42 पे, 48 पे, 54 पे एंड 60। तो कुल मिला के जो डोज होती है वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट की बनती है, क्योंकि एक बार हम 1 लाख दे रहे हैं, बाकी 8 मरतबा हम कितना दे रहे हैं, 2 लाख। तो वो कितना बन गई, वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बनती है। टोटल नंबर ऑफ डोजेज कितनी हो जाती है, 9 डोजेज हो जाती है। पहली डोज हम देते हैं कब, 9 मंथ पे, अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन के साथ देते हैं। यहाँ पे हम जो देते हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल अब ये बताइए, इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किसी को आइडिया है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बताइए, गलत या सही जो भी है। ओरल। ओरल देते हैं, इतनी देर के बाद कोई ये तो आया, ओरल देते हैं। और ये कहा जाता है कि कन्वीनियंस के लिए ना, विटामिन ए जब हमें देना हो ना तो 2 ml का स्पून यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 ही ml तो ज्यादातर डोज देना है हमें, तो 2 ml स्पून, 2 ml का स्पून यूज करें, 2 ml का चम्मच हो उससे आप विटामिन ए दीजिए, ये कहा जाता है। और ये माना जाता है कि 1 ml जो होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर हो जाता है, 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर ये होता है। अब सेम चीज वही पूरी होंगी। अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विटामिन ए कैसे देते हैं, पहला जो है 9 मंथ एज पे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ देयर आफ्टर टिल द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 18, 24, 30 सब जोड़ लीजिए। टोटल आप कितना हम दे रहे हैं, 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं। और इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, 2 ml स्पून से करते हैं। क्यों, ये माना जाता है कि जो सोल्यूशन है उसमें जो स्ट्रेंथ है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml की है। यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या हो रहा था, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो रहा था, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया।
ठीक है, जीरोथैल्मिया हो रही है। जब जीरोथैल्मिया के अकुलर मैनिफेस्टेशन होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, वो क्या है, जीरोथैल्मिया मतलब ड्राई आई, जहाँ पे जीरो लग जाए, XERO, इसका मतलब ड्राइनेस से लिया जाता है, तो ड्राई आई हो गई। ये मोस्ट कॉमन है किस एज के चिल्ड्रन में, 1 to 3 ईयर्स में। कहाँ, 1 to 3 ईयर्स में। जो पहला क्लिनिकल साइन होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, याद रखिएगा साइन, फर्स्ट क्लिनिकल साइन जो है वो कंजक्टाइवल जीरोसिस, यानी कंजक्टाइवा का ड्राइनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, ये पहली क्या है, क्लिनिकल साइन है। और क्लिनिकल सिम्टम जो पहला होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ब्लड कंजक्टाइवल जीरोसिस इन जीरोप्थेल्मिया हैज ए कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक एट रिसीडिंग साइड। अब ये जो सैंड बैंक्स कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे लहरें बहुत तेज उठती हैं, तो वहां पे क्या होता है, सैंड के पूरे वो बन जाते हैं किनारों पे, बैंक्स को हम कहते हैं, यहाँ बालू बहुत ज्यादा जमा हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि वो लगता है कि यहाँ पे एकदम सैंड्स की तरह कुछ इकट्ठा हो गया है। उसके बाद फिर ना जो कंजंक्टाइवल जीरोसिस होती है, इसी के बाद धीरे धीरे होते होते फिर एक जगह एक्यूमुलेट जब हो जाते हैं आईज में, तो बाइटर्स स्पॉट बन जाते हैं, व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा वो होता है, पैच बन जाता है, उसको हम बाइटर्स स्पॉट भी कहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस, चलिए ये याद हो जाएगा। अब बाइटर्स स्पॉट क्या होते हैं, ट्रायंगुलर पर्ली व्हाइट और येलोविश फोमी स्पॉट्स ऑन बल्बर कंजंक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्निया। कार्निया के दोनों साइड पे, जैसे हमने एक बार वो पढ़ा था ना क्यूवर्कियन साइन में, क्यूवर्कियन साइन से पहले हमने एक चीज क्या, टैकेनॉयर जब हमने पढ़ा था, यंग एज में अगर मिल रहा है उस तरीके का टैकेनॉयर टाइप का अपीयरेंस आपको, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है इसको कोई डिफिशियंसी है विटामिन ए की। और ओल्ड एज में अगर मिल रहा है, मरने के बाद मिल रहा है, तो वो दूसरी चीज हो जाती है। इन यंग चिल्ड्रन दे इंडिकेट विटामिन ए डिफिशियंसी, वेयर एज इन एडल्ट दे आर ऑफन इनएक्टिव सिक्वेल ऑफ अर्लियर डिजीज। कोई डिजीज पहले से हो चुकी थी, अगर जिंदा आदमी उसमें दिख रहा है तो कोई डिजीज हुई थी, उसके नतीजे में वो रह गया होगा, वो कोई कॉम्प्लिकेशन टाइप की चीज वो रह गई होगी। बच्चों में पा रहे हैं अगर आप, तो उसको आप मान के चलिए कि ये क्या है, ये जीरोथैलेमिया की निशानी है, यानी विटामिन ए डिफिशियंसी को ये सजेस्ट कर रहा है, बाइटर्स स्पॉट है। और मरने के बाद वही जो आंखों के दोनों तरफ जो बनता है, ये क्या हो जाता है, टैकेनॉयर इसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो कार्नियल जीरोसिस है, कार्निया का जब ड्राइनेस शुरू हो जाता है, तो ये एक सीरियस मैनिफेस्टेशन है किसका, विटामिन ए डिफिशियंसी का। केरेटोमेलिसिया एक टर्म आता है, केरेटोमेलिसिया, ये क्या है, लिक्विफैक्शन ऑफ कार्निया, कार्निया का लिक्विफैक्शन जब होने लगता है, तो ये ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी का, ये कोई ऐसी हल्की फुल्की कहानी नहीं, बल्कि ये क्या है, इसको फौरन इमरजेंसी में आपको दिखाना है, इसको मेडिकल इमरजेंसी ये हो जाती है जब यहाँ क्या लिक्विफैक्शन होना शुरू हो जाता है कार्निया का। अब ये तो था आकुलर मैनिफेस्टेशन। एक्स्ट्रा आकुलर मैनिफेस्टेशन क्या होगा विटामिन ए डिफिशियंसी, फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस, यानी स्किन जो है वो भी ड्राई हो जाएगी। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है बच्चों में, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब होते हैं। अब इसका प्रिवेलेंस क्राइटेरिया कैसे हम चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिवेलेंस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द जीरोप्थैल्मिया प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो बच्चे हम चूज करेंगे, जिनके अंदर हम देखेंगे ये सब चीजें, वो प्री स्कूल चिल्ड्रन 6 मंथ टू 6 ईयर, ये वाला एज ग्रुप होना चाहिए आपके पास। इनमें अब आप स्क्रीन करेंगे, 6 मंथ टू 6 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में हम कम्युनिटी में देखेंगे कि इनमें वो जीरोप्थैल्मिया, बाइटर्स स्पॉट जो भी आप देख रहे हैं, वो सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्क्रीनिंग करने के लिए। अगर उनका प्रिवेलेंस, अब इनमें प्रिवेलेंस ढूंढा जाएगा कितना परसेंट से ज्यादा होगा, तब हम कहेंगे कि जीरोप्थैल्मिया है। अब ये 4-5 क्राइटेरिया थे, नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटर्स स्पॉट, कार्नियल जीरोसिस, कार्नियल अल्सर एंड सीरम रेटिनॉल, ये क्राइटेरिया थे प्रिवेलेंस ढूंढने के लिए। कौन सा एज ग्रुप था, 6 मंथ टू 6 ईयर्स का, 6 मंथ टू 6 ईयर्स का, यानी प्री स्कूल चिल्ड्रेन का नहीं जाए। नाइट ब्लाइंडनेस का प्रिवेलेंस अगर इस एज ग्रुप के बच्चों में प्रिवेलेंस मोर देन 1% अगर है, कितना, मोर देन 1%, मोर देन 1%, तब हम कहेंगे कि हाँ जीरोप्थैल्मिया का प्रिवेलेंस, यानी नाइट विटामिन ए डिफिशियंसी इस जगह पे हो रही है। बाइटर्स स्पॉट, ये मोर देन 0.5% होना चाहिए, मोर देन 0.5%, तब इसका प्रिवेलेंस हम मानेंगे। कार्नियल जीरोसिस
यानी कार्निया का ड्राइनेस ये मोर देन 0.01% अगर मिल जाए तो, कार्नियल अल्सरेशन मोर देन 0.05। अब ये देखिए सीरम रेटिनॉल, इसका जो क्राइटेरिया लिया गया सीरम रेटिनॉल को चेक करने, ये कहा गया कि कितना होना चाहिए, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। इस हिसाब से पाया गया कि अगर ये वाला क्राइटेरिया लिया गया तो कितना प्रिवेलेंस माना जाएगा जब हम कहेंगे विटामिन ए डिफिशियंसी है। मोर देन 5% चिल्ड्रन में अगर ये पाया जा रहा है, कितना सीरम रेटिनॉल, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर पाया जा रहा है, मोर देन 5% ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, तब ये माना गया कि किसका विटामिन ए डिफिशियंसी है इस कम्युनिटी में या इस इलाके में जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही थी। ये ना प्री स्कूल चिल्ड्रन 6 मंथ टू 6 ईयर, ये प्रिवेलेंस का क्राइटेरिया जो जीरोथैलेमिया को हम डिटरमाइन कर रहे थे। तो अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए, नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटर्सी स्पॉट, कार्नियल जीरोसिस या केराटोमेलेशिया, कार्नियल अल्सर एंड सीरम रेटिनॉल, इनका ये प्रिवेलेंस का क्राइटेरिया दिया गया। कब इससे ज्यादा होंगे तब हम कहेंगे कि ये डिजीज यहाँ पे प्रिवेल कर रही है, यहाँ पे पाई जा रही है, ये है। तो इसके बाद हमने क्या सप्लीमेंटेशन ही देना है, अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल हो